न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा। प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की बात। पश्चिम बंगाल सहित 5 प्रदेशों में मतगणना की हाईटेक व्यवस्था। चुनाव आयोग ने लागू किया क्यूआर सिस्टम। बिना क्यूआर कोड नहीं मिलेगी मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास पथ पर है सवार। भारत ने अपनी शर्तों पर रोका ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो आतंक को बढ़ावा देगा उसे चुकानी होगी कीमत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में बढ़ी भारतीय रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा। बरगी बांध में पर्यटकों से भरा क्रूज डूबा। 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे। देश में ऑनलाइन मनी गेम और अवैध सट्टेबाजी पर लगेगी लगाम। 1 मई से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम। ई स्पोर्ट्स के लिए तैयार होगा सुरक्षित माहौल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी दी कि इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही अपने प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव को और गहरा करने पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 11वें हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 से 30 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसका विषय 2047 के लिए भारतीय कूटनीति में सुधार है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के बाद से राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर और इसके नतीजों को लेकर हो रही है। अधिकांश एजेंसियां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रही हैं और या फिर भाजपा और टीएमसी के बीच बहुत कांटे की टक्कर बता रही हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और सभी दल इन आंकड़ों की अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। इस बीच असम में बीजेपी के हैट्रिक का अनुमान है तो केरलम में यूडीएफ के सत्ता में आने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु को लेकर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वहीं पुडुचेरी में एनडीए की सरकार के पक्ष में आंकड़े आए हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने चुनावी राज्यों के सियासी मूड को देश के सामने रखा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद किए गए एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता हासिल करने जा रही है, तो ममता दीदी को जनता का समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। इन नतीजों पर सभी दल अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां बीजेपी एग्जिट पोल को पूरी तरह से सही दिशा में बता रही है तो टीएमसी इसे पूरी तरह से खारिज कर रही है। दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में हुए बम्पर मतदान को सत्ता विरोधी बता रही है और तभी जुबान से बीजेपी को फायदा मिलने की बात भी स्वीकार कर रही है। 200 का आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। तृणमूल का बुरे हालत होगा
इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए परिस्थिति जैसा है उस परिस्थिति से इस बार तृणमूल कांग्रेस जाएगी, ये एकदम तय हो गया। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। আমি পরিষ্কার বলছি, 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई, फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो बहुत साफ संकेत और संदेश दे गया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता इस निर्मम सरकार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में हुए 2 चरणों के चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई और करीब 92% से ज्यादा मतदान हुआ। तमाम जानकार भी इस बढ़े हुए मतदान को लेकर परिवर्तन की लहर का अनुमान लगा रहे हैं। तो इसी बीच बंगाल के अलावा अन्य चुनावी राज्यों में हुए एग्जिट पोल के द्वारा भी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। असम में आए सभी एग्जिट पोल ने दावा किया है कि बीजेपी असम में सत्ता हासिल करने की हैट्रिक लगाने जा रही है और कांग्रेस इस रेस में बहुत पीछे दिखाई पड़ रही है। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने इन राज्यों में एनडीए की जीत का भरोसा जताया है। We are all confident BJP is going to retain its responsibility in Assam, and for the first time after a long period West Bengal is going for a massive change. There are huge anti-incumbents against the incumbent government. सभी राज्यों के लोगों का विश्वास जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर है, क्योंकि काम करने वाला प्रधानमंत्री, ये ऐसी उनकी पहचान है। इस बीच भाजपा ने 77 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की है, जिस पर चुनाव आयोग जल्द निर्णय ले सकता है। भाजपा ने जिन सीटों पर दोबारा मतदान की मांग की है उसमें 64 सीटें डायमंड हार्बर के अंतर्गत आती हैं, जहां से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। भाजपा का आरोप है कि यहां भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले बटन को टेप से ब्लॉक किया गया था। इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। फील्ड में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सेक्टर ऑफिसर है, ऑब्जर्वर है, वो सब देख दाख के, आरओ देख दाख के जो ओपिनियन बनाएंगे, डीओ वहाँ पे है, सब देख दाख के ओपिनियन बनाएंगे, उससे हम लोग देखेंगे। रिपोर्ट होगा नहीं होगा, कहाँ होगा नहीं होगा, रिपोर्ट जब भी होगी जब जरूरत होगी, कोई जबरदस्ती में तो रिपोर्ट कहीं करना नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान केंद्रों पर पहचान पत्रों की जांच के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। पहले और दूसरे चरण में पहचान पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी, फिर क्यूआर कोड स्कैन के सफल सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना कर्मी, तकनीकी कर्मी, उम्मीदवार, चुनावी एजेंट और काउंटिंग एजेंटों के लिए क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। आयोग ने अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को पूरी तरह रोकने के लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। नई व्यवस्था 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाली मतगणना के साथ शुरू हो जाएगी। ये नई डिजिटल पहल निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 1 साल में शुरू की गई 30 से अधिक उन सुधारवादी पहलों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। मतगणना केंद्रों पर पहचान सत्यापन के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई है। पहले और दूसरे स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी फोटो पहचान पत्रों की मैनुअल जांच की जाएगी। तीसरे और सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरे में जो मतगणना हॉल के पास में होगा, वहां पर प्रवेश केवल और केवल क्यूआर कोड स्कैनिंग के बाद और उसके सत्यापन के बाद किया जाएगा। ये क्यूआर कोड आधारित आईडी कार्ड केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा जिन्हें आयोग ने मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत किया है।
इनमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी ARO, काउंटिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, उनके चुनावी एजेंट और काउंटिंग एजेंट को भी यह QR कोड उपलब्ध होगा। मीडिया कर्मियों के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर हॉल के पास ही एक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। मीडिया कर्मियों को आयोग से जारी किए गए पहचान पत्र को अपने पास रखना होगा। अथॉरिटी लेटर के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाए, ताकि सुरक्षा और दक्षता के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जा सके। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की तरफ से दलीलें रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख बयानों से यह स्पष्ट है कि खेड़ा की गिरफ्तारी की आशंका है। वहीं असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप में लिखी हुई बातों से साफ है कि सनसनी फैलाने के लिए ये आरोप लगाए गए। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कई देशों के पासपोर्ट और विदेश में बेनामी संपत्ति होने के आरोप लगाए थे, और इसके बाद से रिनकी भुइयां की शिकायत के आधार पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की कोई योजना नहीं है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है और राज्य में नेतृत्व का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं, इसका फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 4 मई को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल पर फैसले की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के समर्थक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ सत्ता साझा किए जाने के समझौते से जुड़ी चर्चा को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ये सहमति बनी थी कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान ही सिद्धारमैया और शिवकुमार मुख्यमंत्री पद बारी बारी से संभालेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज की है। अधिकारियों के मुताबिक उन पर सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है जो कथित तौर पर अलगाववाद का समर्थन करता है और जिसका संबंध दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी से बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये मामला भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत दर्ज किया गया है, तो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से जुड़ा है। FIR में कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जिन पर इस कंटेंट को ऑनलाइन फैलाने का आरोप है। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है और वीडियो के प्रसार और इसके पीछे की मंशा का पता लगाया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। लद्दाख पहुंचने पर अमित शाह का पारंपरिक ढंग से भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। लद्दाख के लेह में भारतीय सेना ने ऑप नेत्र 1.0 के जरिए एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 153 जनरल अस्पताल में लगे 4 दिन के इस मेगा आई कैंप में 950 मरीजों की जांच की गई और 214 डिजिटल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। 214 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इनमें से 157 मोतियाबिंद ऑपरेशन शामिल हैं, जबकि 15 पूरी तरह से नेत्रहीन लोगों की रोशनी वापस लाई गई है। इस मिशन की खास बात OP नेत्र ऐप रही, जिसने मरीजों के रिकॉर्ड और सर्जरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाया है। और कश्मीर घाटी जाने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कश्मीर जाने वाले यात्रियों को शानदार तोहफा दिया है।
श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक विस्तारित किया गया है। इसके विस्तार के बाद अब यात्री बिना किसी परेशानी के कश्मीर घाटी जा सकेंगे। कश्मीर की वादियों में अब वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी और अब जम्मू तवी तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी सुचारू रूप से चल सकेगी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिसमें कटरा स्टेशन पर ठहराव भी होगा। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं। जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। वंदे भारत एक्सप्रेस अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन डिजाइन और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हर सफर को आरामदायक और यादगार बनाएगी। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस कॉरिडोर पर 2 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी केंद्र सरकार के इस पहल को करोड़ों यात्रियों के लिए सुविधाजनक बताया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस, सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, और वो ये कि जम्मू से श्रीनगर का इसका सफर निहायत ही रोमांचक है। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये यात्रा के पूरे अनुभव को सरल बनाने वाला बदलाव है, जिससे कश्मीर के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उद्योग और रोजगार के क्षेत्र भी विकसित होंगे। वहीं स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए ये लाइफलाइन साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेलवे फ्रेट सेवाओं ने कश्मीर को देश के प्रमुख बाजारों से जोड़कर वहां के व्यापार और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है। इस बदलाव का असर स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों पर पड़ा है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कश्मीर में इस समय एक ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव हो रहा है। रेलवे फ्रेट सेवाओं की शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को नई दिशा मिल रही है। पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी में दूध की पहली खेप पहुंची, जिसे अहमदाबाद डिवीजन के लिंच रेलवे स्टेशन से भेजा गया। ये पहल स्थानीय व्यापारियों के लिए राहत की खबर है, जो पहले समय साध्य और महंगे परिवहन साधनों पर निर्भर रहते थे। एक वेलकम सेटअप है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। बीइंग एन एग्रीकल्चरलिस्ट, हम सबसे ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ये जो एरिया है सारा, एज कश्मीर या बिजवारा के रहने वाले की हैसियत से मैं कहूँगा कि हम तहे दिल से रेल मंत्री के मशकूर है कि आए रोज हम देख रहे हैं कि रेल निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि इससे भी ज्यादा जो है यहाँ पे बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। घाटी तक रेल संपर्क पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था और अब ये कनेक्टिविटी यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर बन चुकी है। अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक कश्मीर में सबसे बड़ी आपूर्ति सीमेंट की रही। वहीं सेब अब भी यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात है। शुरुआत में अगस्त में केवल 13 कोच और सितंबर में 20 कोच चल रही थी, लेकिन अक्टूबर तक ये संख्या बढ़कर 46 कोच तक हो गई, जो बढ़ती मांग को दर्शाता है। So as you are aware that the railway connectivity is being improved and this freight train is a major boost to the trade of J&K. We just received milk, a huge container of Amul came in, then we had cement coming in,
This will also reduce a lot of cost on it, which was an additional cost of trucks, the freights that would come up, and also the time, which is most important factor in today's world. अब जब कश्मीर देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों से जुड़ चुका है, तो व्यापार और कारोबार में तेजी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे फ्रीट सेवाएं न केवल परिवहन को तेज और किफायती बनाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगी। Rail is only going to usher in economic development because it's going to reduce the logistics costs, both inwards and outwards. So what I mean by that is that when we import the input material for whatever little manufacturing that we do or whatever distribution we do, we are going to bring it at a cheaper cost now, because rail is overall cheaper than road when it comes to long distances and large volumes of cargo. विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर जैसे क्षेत्रों में फ्रेट ट्रेनें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी। माना जा रहा है कि रेलवे फ्रेट सेवाओं ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है और स्थानीय व्यापारियों के लिए नए अवसर खोले हैं। अब जब घाटी देश के बड़े बाजारों से जुड़ चुकी है, तो ये केवल कश्मीर की आर्थिक तस्वीर को नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। ये बदलाव सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई आर्थिक संभावना का द्वार खोलता है। श्रीनगर से अनीस जरगर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को अंतिम रूप देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर स्थित अंजी खड्ड ब्रिज पहुंचे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री ने पुल के एक एक तकनीकी पहलू का गहराई से निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने पुल के मुख्य पिलर और उस पर टिके 96 केबलों के मजबूती के बारे में भी इंजीनियरों से जानकारी ली। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। अश्विनी वैष्णव ने इंजीनियरों और मजदूरों से भी बातचीत की, जिन्होंने हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस आधुनिक चमत्कार को साकार किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी डिज़ाइन, इसकी मेंटेनेंस, इस पर बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और उनका एग्जीक्यूशन, ये ब्रिज उसका एग्जाम्पल है। 1 साल हो गया ब्रिज के इनॉग्रेशन में, तो आज यहाँ पर क्या क्या अनुभव रहा 1 साल का, किस तरह से सेंसर्स, डिज़ाइंस, सारे पैरामीटर्स, तो टीम ने बताया है कि सारे पैरामीटर्स विद इन पैरामीटर्स रहे हैं। 0 डिग्री भी टेम्परेचर गया है और हाई विंड वेलोसिटी भी देखी है, और सारी परिस्थितियां जो डिज़ाइन जिस तरह से किया गया था उसी डिज़ाइन के पैरामीटर्स के लिमिट्स के अंदर ही सभी पैरामीटर्स रहे हैं। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के बाद बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर है। भाजपा शासित राज्यों में विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण पर विपक्षी दलों को घेरा जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया और आधी आबादी को उनका हक न देने के लिए कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों पर हमला बोला गया। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में देश के विभिन्न प्रदेशों में विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि ये विडंबना ही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा आधी आबादी के उत्थान, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए किसी भी प्रगतिशील कदम का विरोध करते रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल वादे करती है, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके नारी शक्ति के अधिकारों पर डाका डाला है। देश की आधी आबादी इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है।
कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने इस बिल का समर्थन न करके महिलाओं को मिलने वाले अधिकार पर एक तरह से डाका डाला है। वहीं ओडिशा में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने महिलाओं को उचित न्याय देने में उपेक्षा की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें प्रदेश भर से 500 से अधिक महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर शासकीय संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के समान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आवश्यक 131वां संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसको लेकर विपक्षी दल निशाने पर हैं, जबकि भाजपा शासित प्रदेश लगातार इस विधेयक को लेकर विशेष सत्र आयोजित कर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत अब आतंकवादियों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, चेतावनी को कार्रवाई में बदलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त संदेश दिया है कि आतंकवाद पर अब जीरो टॉलरेंस की नई नीति बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि नया भारत जवाब देना जानता है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री सहित रक्षा क्षेत्र के दिग्गजों ने अपनी अपनी बात रखी और रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को विस्तार से सामने रखा। भयभीन होए न प्रीत, नहीं चलेगी आतंकवाद की रीत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम, पाकिस्तान को दिखाया पराक्रम। मेक इन इंडिया की तैयारी हर दुश्मन पर पड़ेगी भारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी, स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रिगर अब भी भारत के हाथ में है। ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपनी शर्तों पर रोका और युद्ध के ब्रेक पूरी तरह भारत के ही हाथ में रहे। मंच से राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत खेल की दिशा बदल देता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा, आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फॉर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने 2 टूक कहा, आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा और जो इसे बढ़ावा देगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त सकारात्मक माहौल बन गया है। 2025 से 26 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 39,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और ये बढ़ोतरी तो सिर्फ शुरुआत भर है। रक्षा सचिव के मुताबिक बहुत जल्द भारत का डिफेंस निर्यात 50,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा।
साफ है, भारत अब डिफेंस मार्केट में खरीदार नहीं, सप्लायर बन चुका है। On the exports, 50,000 crore is going to be easy. We'll certainly exceed that figure by 2030. तकनीक के मोर्चे पर भी भारत आक्रामक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई एंड सर्विलांस और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे घातक सिस्टम से इंडिया के स्ट्राइक पावर को नई धार दी जा रही है। तेज, सटीक और निर्णायक वार के लिए भारत तैयार है। वहीं डीआरडीओ के मिशन सुदर्शन चक्र पर बड़ा अपडेट सामने आया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने बताया कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। अगले 10 साल में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस समिट के जरिए भारत ने अपने इरादों का ऐलान किया है। संदेश स्पष्ट और दो टूक है। अब भारत रिएक्ट नहीं करता, एक्शन लेता है और दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, निर्णायक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसेटो भारत के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग 2026-27 का आदान प्रदान किया गया। दोनों मंत्रियों ने दोहराया कि भारत इटली रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और इटली की रक्षा सहयोग पहल के तहत पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को और विकसित करने के तरीकों पर वार्ता की। बैठक के दौरान 2026-2027 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान प्रदान किया गया, जो दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सैन्य जुड़ाव के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई ने आज अपने 10 साल पूरे कर लिए। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इसे 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने पिछले 10 वर्ष में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जहां यूपीआई पर केवल 2 करोड़ लेन देन हुए थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया है। इसके साथ ही लेन देन का कुल मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई की सफलता ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। 2024 तक यूपीआई दुनिया के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का लगभग 49% हिस्सा कवर करता था, जो भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नेतृत्व करने की स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 में यूपीआई ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। अगस्त 2025 में पहली बार यूपीआई ने 2000 करोड़ रुपए के लेन देन का आंकड़ा पार किया और दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 2163 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया, जो यूपीआई के इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में क्रूज डूब गया और इस हादसे के बाद 4 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि क्रूज में 29 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 10 लोगों की तलाश अब भी जारी है। हादसा डैम के किनारे करीब 300 मीटर आगे हुआ। तेज गति से चल रही हवाओं के कारण क्रूज का कंट्रोल बिगड़ गया और देखते ही देखते क्रूज डूब गया। क्रूज डूबने के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लगाया गया है। ये क्रूज जो था, ये क्रूज कैप्साइज कर गया है, क्रूज डूब गया है। उसकी वजह से दुखद हादसा हुआ है। इसमें जो अपने सवार लोग थे, उसमें 14 से 15 लोग जो है वो सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। 4 हमें मृत बॉडीज़ मिली हैं, तो उनको हम लोगों ने भेजा है अभी, और बाकी हम लोग लगातार इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं और जो अपना अन्य जो लोग हैं उनकी भी तलाश कर रहे हैं। नवाचार और समावेशिता पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में आए बड़े बदलावों की विचारों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और बीमारियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलावों को भी साझा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत 1 दशक पहले ही पोलियो पर जीत हासिल कर चुका है।
साथ ही सरकार के प्रयासों के कारण 2015 में टिटनेस का खात्मा हो चुका है। भारत को 2024 में ट्रैकोमा से आज़ादी मिल चुकी है। जेपी नड्डा ने इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुझे आप सबको इसके लिए साधुवाद भी देना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, इसीलिए भारत के इंडिकेटर जो है वो ग्लोबल इंडिकेटर से कहीं आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत सरकार स्वास्थ्य के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो फाइनेंसेस जो आपको बजटिंग के माध्यम से दे रहे हैं, उसका राइटफुल यूटिलाइजेशन और राइटफुल प्लानिंग, इन दोनों पर हमको ध्यान देने की जरूरत होगी। उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। सोमवार को होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एग्जिट पोल सर्वेक्षणों में सरकार बदलने के संकेत के बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को निगरानी का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वे खुद पहरा देंगे। बयान के 1 घंटे के भीतर खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठ गए। बाद में चुनाव आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट किया कि 4 बजे पोस्टल बैलेट की गणना होनी थी, जिसकी जानकारी सभी दलों को पहले ही दे दी गई थी। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई। जो आपके 7 सीट जहाँ ईवीएम रखी गई है, 7 स्ट्रांग रूम, वहां पे जो है सब सील हुए हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट और द एजेंट्स। और आखिरी सीलिंग हुई है सुबह आज 5:15 पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर किसी से भी कोई इलीगलिटी होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। देश में शुक्रवार से डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2026 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। यह नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेगा। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम जिसमें दांव लगाना या मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो, पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले गेमिंग ऑपरेटर को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है, और बार बार अपराध करने पर इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साइबर सेल के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर इन अपराधों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है। गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। दिल्ली स्थित ये निकाय ये तय करेगा कि कौन सा गेम जायज़ है और कौन सा प्रतिबंधित। प्राधिकरण के पास ये शक्ति होगी कि वो मनी गेम्स की सूची जारी करे और बैंकों को उनके वित्तीय लेन देन से रोकने का निर्देश दे। अब सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आयु सत्यापन, माता पिता के नियंत्रण और गेमिंग के समय की सीमा तय करना अनिवार्य होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असुरक्षित मनी गेम्स के कारण देश में अब तक 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हो चुका है, जिसे रोकना इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य है। उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई उपयोगकर्ता गेमिंग कंपनी के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर प्राधिकरण में अपील कर सकता है, और इसके बाद दूसरी अपील सचिव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष की जा सकती है। देश में खेती अब डिजिटल दौर में प्रवेश कर रही है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए सरकार किसान आईडी पर जोर दे रही है। कैसे बनती है किसान आईडी और इससे किसानों को क्या होंगे लाभ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन बदलते दौर में खेती भी अब डिजिटल हो रही है। इसी दिशा में सरकार ने किसान आईडी की शुरुआत की है ताकि हर किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान बन सके। किसान आईडी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टेक पहल के तहत आधार से जुड़ी एक डिजिटल पहचान है, जिसमें किसान की निजी जानकारी, जमीन का रिकॉर्ड, बोई गई फसल और खेती से जुड़ी गतिविधियों का पूरा डेटा शामिल होता है।
इसका मकसद साफ है, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ असली और पात्र किसानों तक पहुंचे। किसान आईडी के जरिए अब किसानों को बार बार कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और जल्दी मिलेगा। सब्सिडी, बीज, खाद और कृषि मशीनों पर मिलने वाली सहायता भी सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक करीब 11 करोड़ किसानों को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाए। फिलहाल 19 राज्यों में 9.25 करोड़ से ज्यादा किसान आईडी से जुड़ चुके हैं। किसान आईडी बनवाने के लिए किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधार, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल और फोटो जरूरी होंगे। eKYC के बाद जानकारी भरकर वेरिफिकेशन होता है और फिर किसान आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसी को ऑनलाइन दिक्कत हो तो नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी कैंप में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सरकार लगातार किसान आईडी के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है ताकि DBT योजनाओं का बेहतर और पारदर्शी क्रियान्वयन हो सके। तो भारत सरकार ने एक किसान आईडी, फार्मर आईडी की भी पहल चालू की है, जहां पे किसान की एक प्रोफाइल जो है वो आईडी के रूप में भारत सरकार बना रही है, किसानों को दे रही है, ताकि किसान को किसान की ज़मीन, उसकी फसल, उसके मुताबिक उनके जो स्कीमें हैं, ग्रांट्स हैं, सब्सिडी है, उससे जोड़ा जा सके और उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधे और जल्दी लाभ मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसान आईडी किसानों को उनकी जमीन, फसल, पशुधन और मत्स्य पालन से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अगले 6 महीनों में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान तेज किया जाए। किसान आईडी की पहल खेती को डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव साबित हो रही है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू LPG की आपूर्ति निर्बाध और स्थिर बनी रखने की पुष्टि की है। यही नहीं, उर्वरकों के आयात को लेकर सरकार के विभिन्न विभाग लगातार समन्वय कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम से जहां दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में उछाल आया है और पेट्रोलियम कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत में सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति और कीमत को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है। अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी रिफाइनरियां अपनी क्षमता से काम कर रही हैं। घरेलू LPG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित है और कहीं भी स्टॉक की कमी नहीं है। कमर्शियल LPG की आपूर्ति 70% तक बहाल हो चुकी है। डोमेस्टिक LPG की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के EDs की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल LPG की सेल कंटिन्यूड है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता को भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि देश में सभी उर्वरकों का स्टॉक अच्छा है और राज्यों में आपूर्ति भी मजबूत स्थिति में है। The supply position continues to be strong in the states. The urea availability as on date is 73.81 LMT and the DAP availability is 23.47 LMT. For other fertilizer also the stock position is very good. अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और अब तक 2,857 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश भर में पोत संचालन सामान्य रूप से जारी है। All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,857 Indian seafarers so far, including 28 in the last 24 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported.
पश्चिम एशिया में हालात भले ही जस के तस बने हुए हैं और तनाव भी कम नहीं हो रहा, लेकिन भारत में पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार हर स्तर पर निगरानी रख रही है ताकि आम जनता, किसानों और उद्योगों पर इसका नकारात्मक असर न पड़ सके। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। वर्तमान समय में जब दुनिया कुकिंग गैस की बढ़ती लागत और आपूर्ति के व्यवधान का सामना कर रही है, तो स्वच्छ ईंधन से खाना पकाने की सुविधा का दबाव बढ़ा है। ऐसे में द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिए एक विश्वसनीय और किफ़ायती विकल्प के रूप में अपनी स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया है। बायोमास गैसीफायर ऊष्मीय रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कृषि अवशेषों और लकड़ी को स्वच्छ जलनशील गैस में परिवर्तित करता है, जो अब संस्थागत और सामुदायिक खाना पकाने के लिए एक स्वच्छ ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। टेरी के गुरुग्राम सेंटर में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। दुनिया भर में युद्ध और जियोपॉलिटिक्स के कारण लगातार दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि कुकिंग गैस भी शामिल है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन अब उसके विकल्प के रूप में कई चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा ही जो है बायोमास गैसीफायर जिसको कहा जाता है, और ये जो बायोमास गैसीफायर है इसका विकास जो है 90 के दशक में किया गया था, लेकिन उसके बाद इसका जो उपयोग था वो काफ़ी सीमित हो गया था, लेकिन अब फिर से इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। डॉक्टर अरुणेंद्र तिवारी जो कि टेरी में फेलो हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ पे टेरी में जो गैसीफायर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए, ये गैसीफायर टेरी ने 90s में बनाया था और उसको जो है देश भर में और अफ्रीका और कई सारे देशों में इसको लगाया था। ये एक अल्टरनेट हो सकता है, अगर हम एलपीजी का अल्टरनेट कहें या हम बायोमास जिस तरीके से लोग यूज़ करते हैं उसको किस तरीके से इफिशिएंसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये गैसीफायर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सॉलिड बायोमास, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो जो कोकोनट सेल हो, उनको जो है उनको सॉलिड को उसको कन्वर्ट करता है क्लीन गैस में, दैट इज़ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन होती है। तो जब हम सॉलिड बायोमास को एक कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देते हैं, कंप्लीट कंबस्शन से कम ऑक्सीजन देते हैं, तो वो गैसिफिकेशन से वो प्रोड्यूसर गैस जनरेट होती है जो क्लीन गैस होती है, और हम उसको जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस को जो है जनरेट करके वहाँ पे हम बर्न कर रहे हैं। तो अगर ये आप सिस्टम देखेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकली, तो जो वुड है वो ऊपर से डाला जाता है। ये सिस्टम लगभग 40 किलोवाट थर्मल सिस्टम है। तो इसमें जो है 1 घंटे में 10 केजी बायोमास जो है डाला जाता है। तो यहाँ पे कंबस्शन होता है, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। उस टाइम पे प्रोड्यूसर गैस बनती है, और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जो है प्रोड्यूसर गैस का यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन के लिए, कुकिंग के लिए। तो यहाँ से हम बायोमास डालते हैं, यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ पे जो है वो बायोमास जो गैसीफायर है उसके लिए गैस बन रही है, और यहाँ से ये पूरा देख सकते हैं कि फ्लेम जो है ये पानी गर्म हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। जी हाँ, और इसका इस्तेमाल हम देश में हज़ारों की संख्या में ढाबा हैं। अगर ये इस तरीके का गैसीफायर लगाते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी और प्लस इफ़िशियंसी बढ़ेगी। जो बायोमास गैसीफायर सिस्टम है ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, अच्छा अल्टरनेट हो सकता है कुकिंग गैस के रूप में, और इसका उपयोग जो है जो होटल्स हैं, जो ढाबे हैं और जो संस्थान हैं वो भी कर सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, टेरी, दिल्ली एनसीआर। भारत ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की नीति के चलते देश ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। ये कदम भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना है। डॉलर के दबदबे के बीच भारत ने एक बड़ा आर्थिक दांव खेला है और अब उसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। फरवरी 2026 में भारत ने करीब 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि अपने ही रुपए में किया गया। सोचिए, जब दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है तब भारत का रुपए में व्यापार करना कितना बड़ा बदलाव है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के बाद अब कई देश भारत के साथ
रुपए में ही लेन देन कर रहे हैं। नतीजा, विदेशी मुद्रा भंडार पर कम दबाव, रुपए को मजबूती और भारत की अर्थव्यवस्था को नया आत्मविश्वास। फरवरी महीने में भारत ने करीब 14,754 करोड़ रुपए के आयात का भुगतान सीधे रुपए में किया। ये आंकड़ा जनवरी 2026 के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी अधिक है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक महीने में ही रुपए में व्यापार में तेज वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए का आयात रुपए में किया। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 45% की वृद्धि को दर्शाता है। इससे साफ है कि रुपए में व्यापार की नीति धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। ये व्यवस्था 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई व्यवस्था में विदेशी बैंकों को भारत में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई। इन खातों के जरिए विदेशी कंपनियां भारतीय रुपए में व्यापार कर सकती हैं। अब तक करीब 30 देशों के बैंक इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। इनमें यूएई, रूस, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। खासकर रूस के साथ व्यापार में रुपए का उपयोग तेजी से बढ़ा है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद डॉलर में भुगतान मुश्किल हो गया था। हालांकि अभी भी भारत के कुल आयात में रुपए का हिस्सा सीमित है। ये केवल लगभग 2.35% के आसपास है, यानी अधिकांश व्यापार अभी भी डॉलर में ही हो रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह हिस्सा लगातार बढ़ सकता है। कुल मिलाकर रुपए में व्यापार भारत के लिए एक दीर्घकालिक और रणनीतिक कदम साबित हो रहा है। फरवरी 2026 के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि ये नीति अब धीरे धीरे मजबूत परिणाम देने लगी है और भविष्य में भारत की आर्थिक स्थिति को और सशक्त बना सकती है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अजय मिश्र की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया में बढ़ रही है भारतीय रुपए की ताकत। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।